जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आपकी बीपीएससी की तैयारी बेहतरीन चल रही होगी। जैसा कि तिथि आ चुकी है प्रारंभिक परीक्षा की 20 और 22 सितंबर को आपकी प्रारंभिक परीक्षा होना सुनिश्चित हुआ है। इसी क्रम में जैसा कि आप जानते हैं यूनिक एग्जाम्स आईएएस संस्था अपने यूट्यूब चैनल पर बीपीएससी के प्रीवियस ईयर प्रश्नों को विषयवार एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत कर रहा है। इस समय हम बिहार स्पेशल का अध्ययन कर रहे हैं। बिहार स्पेशल में हम भारतीय इतिहास खंड का अध्ययन कर रहे हैं जो कि बिहार पे केंद्रित है। इसके पहले हम भारतीय इतिहास, भारतीय राज्य व्यवस्था, विश्व एवं भारत का भूगोल, भारत की जनगणना का बिहार की जनगणना के साथ तुलनात्मक अध्ययन हम कर चुके हैं। बिहार स्पेशल के हिस्ट्री खंड से संबंधित पिछले 3 वीडियो आ चुके हैं। आज ये मध्यकालीन बिहार या हम कहें मुगल कालीन बिहार के साथ हम थोड़ा आधुनिक बिहार में प्रवेश करेंगे और कल बिहार में जो स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जो बिहार की स्थिति रही या बिहार का जो इतिहास रहा, कल हम उसका अध्ययन करेंगे। शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं ये बिहार से संबंधित एक एक फैक्ट्स मैं पर डे बताता चलता हूँ ताकि बोझिल ना हो। आज हम बिहार के उन जिलों की चर्चा करेंगे जो उत्तर प्रदेश की सीमा को साझा करते हैं। कुल 8 जिले हैं। यदि हम उत्तर से दक्षिण की ओर चलें तो सबसे पहले पश्चिमी चंपारण पड़ता है, फिर गोपालगंज पड़ता है, फिर सिवान पड़ता है, फिर सारण पड़ता है, फिर आरा पड़ता है, फिर बक्सर पड़ता है, फिर कैमूर या भभुआ पड़ता है। और यहाँ उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हुए बिहार का जो सबसे अंतिम जिला है जो कि उत्तर प्रदेश को स्पर्श करता है वह रोहतास है। यहाँ पे हल्का सा कैमूर के जस्ट नीचे हल्का सा वह उत्तर प्रदेश की सीमा को साझा करता है। अब हम आगे चलते हैं अपने मुख्य विषय की ओर। शेर खां नुहानी शासकों, बिहार में जो नुहानी शासक थे उनकी पतन के साथ साथ बिहार में एक नए अफगान नेता शेर शाह का उदय होता है। अब शेर शाह के बचपन का क्या नाम था, थोड़ी हम जानकारी देख लेते हैं। चूंकि शेर शाह इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि शेर शाह ने अपने प्रारंभिक राजनीतिक जीवन की शुरुआत बिहार से करी थी। तो बचपन का नाम उसका फरीद खां था। बचपन का नाम फरीद खां था। बिहार के एक अफगान शासक थे सुल्तान मोहम्मद बहार खां। सुल्तान मोहम्मद बहार खां, उन्होंने इसे शेर खां की उपाधि दी थी। यहाँ तीनों नामों पर हम चर्चा करेंगे। बचपन का नाम शेर खां। अब शेर शाह उपाधि या शेर शाह नाम यह फरीद कब धारण करता है वो हम आगे देखेंगे। इसके पिता हसन खां क्या थे, सासाराम के जागीरदार थे। और जब इसके पिता हसन खां की मृत्यु होती है तो उस समय दिल्ली में लोदी सुल्तान इब्राहिम लोदी का शासन होता है और उसने उसके पिता की जागीर उसने फरीद खां को स्थानांतरित कर दी। अब हम आगे चलते हैं। एक शासक के रूप में या एक जमींदार के रूप में, एक जागीरदार के रूप में शेर खां के उत्थान की बात करते हैं और फिर हम देखेंगे कि वो कैसे दिल्ली पर अधिकार करता है और सूर्यवंश का स्थापना करता है। 1534 में सबसे पहली बार बंगाल के शासक को यह पराजित करता है। 1534 में शेर खां बंगाल के शासक को पराजित करता है, लेकिन बंगाल पर पूर्णतः अधिकार 1537-38 में करता है। उसके बाद हम आ जाते हैं 1539 में। 1539 में जून महीना होता है और 25-26 जून की तिथि होती है जबकि चौसा युद्ध होता है। और इस चौसा युद्ध में, मैं ये कलर चेंज कर लूं, रेड कलर कर लूं, चौसा युद्ध में शेर खां हुमायूं को पराजित करता है। और जब चौसा युद्ध में शेर खां हुमायूं को पराजित कर देता है तो उसी समय यह शेर शाह की उपाधि धारण करता है। प्रश्न पूछ सकता है कि फरीद खां शेर शाह की उपाधि धारण कब करता है। 3 विकल्प दिए होंगे जिसमें चौथा विकल्प ये होगा, चौसा युद्ध में हुमायूं को पराजित करने के पश्चात। इसका उत्तर ये सही होगा। अब हम उसके बाद आ जाते हैं 17 मई 1540 को। 17 मई 1540 को हुमायूं के साथ एक और युद्ध होता है जिसे कन्नौज का युद्ध या विलग्राम का युद्ध कहते हैं। इसमें शेर खां हुमायूं को पुनः पराजित करता है और इसे पराजित करने के बाद 10 जून 1540 को आगरा में, कहां पे, आगरा में शेर शाह का राज्याभिषेक होता है और यहीं आगरा से वह सूर्यवंश की स्थापना करता है। राज्याभिषेक के समय या हम ये कहें कि जब वह दिल्ली की गद्दी पर बैठता है तो शेर शाह की जो उम्र थी वह 68 वर्ष थी। जब वह दिल्ली की गद्दी पर बैठ जाता है तो नवंबर 1540 का समय आता है और नवंबर 1540 में वह दिल्ली के शासक के रूप में, दिल्ली सल्तनत के शासक के रूप में वह कहां अधिकार करता है, वह लाहौर पर भी अधिकार कर लेता है। आगे देखते हैं हम। अब देखिए शेर खां केवल
इन्हीं राज्यों पर या इन्हीं क्षेत्रों पर अधिकार नहीं करता है, बल्कि वह जो मुगल था, उसका मुगल समकालीन मुगल था, समकालीन था, उसका बाबर भी था। लेकिन उसके बाद बाबर का पुत्र जब हुमायूं शासक बनता है, तो हुमायूं को चूंकि उसने पराजित किया था और ईरान भागने पर मजबूर कर दिया था, ठीक है, तो हुमायूं से कुछ शासक, कुछ राजपूत शासक या कुछ हिंदू धर्मावलंबी शासक इससे सहानुभूति रखते थे। तो हुमायूं से एक सहानुभूति रखने वाला शासक था मारवाड़ का राजपूत शासक मालदेव, ठीक है। अब चूंकि यह हुमायूं से इसकी सहानुभूति थी, इसलिए शेर शाह इससे असंतुष्ट हो गया, इससे क्रोधित हो गया और उसने मालदेव से युद्ध किया और कई चरणों में युद्ध हुआ और बहुत प्रयासों के बाद यह राजपूत शासक को यह पराजित किया। और इसी दौरान चूंकि बहुत परिश्रम किया इस युद्ध में पराजित करने के लिए, जितनी आसानी से वह कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध में या चौसा के युद्ध में हुमायूं को पराजित किया था, भारतीय मुगल साम्राज्य के सबसे बड़े शासक को पराजित किया था, उसकी तुलना में इसे कठिन परिश्रम का सामना करना पड़ा, कठिन परिश्रम करना पड़ा मालदेव को पराजित करने के लिए। तो इसी दौरान शेर शाह ने कहा कि मैंने मुट्ठी भर बाजरे हेतु हिंदुस्तान का राज्य ही गवा दिया था। इसी दौरान शेर शाह ने क्या कहा कि मैंने मुट्ठी भर बाजरे हेतु हिंदुस्तान का राज्य ही गवा दिया था। यह जो स्टेटमेंट है, या तो यह केवल स्टेटमेंट दे सकता है, पूछ सकता है कि इसे किस शासक ने कहा है, या तो इस शेर शाह के नाम के साथ दे सकता है और यह पूछ सकता है कि यह स्टेटमेंट शेर शाह ने कब कहा था। आगे चलते हैं। शेर शाह का जो अंतिम, इसके बीच कई युद्ध हुए, लेकिन चूंकि महत्वपूर्ण ये परीक्षा का समय है और परीक्षा के समय में ऐसी चीजें पढ़ें जो कम पढ़ना पड़े और जिनके आने की प्रबल संभावना हो। तो शेर शाह का जो अंतिम युद्ध था वह किनके विरुद्ध था? वह चंदेलों के विरुद्ध हुआ। इसका कारण क्या था? कारण यह था कि जैसा कि मैंने बताया कि हुमायूं के से सहानुभूति रखने वाले भारत में कई शासक थे, तो इसी तरीके से एक भाटा का शासक था वीर भानु, वह हुमायूं से सहानुभूति रखता था, हुमायूं की मदद किया, और जब उसे शेर शाह ने ललकारा कि तुमने मदद क्यों की, तो वीर भानु अपने रक्षा के लिए कलिंजर के शासक कीरत सिंह के यहाँ शरण ले लेता है। ध्यान देना, कलिंजर के शासक कीरत सिंह के यहाँ कौन शरण लेता है? राजा वीर भानु शरण ले लेता है। फिर वह कलिंजर पर अटैक करता है शेर शाह। हालांकि कलिंजर पर शेर शाह की मृत्यु के पूर्व ही अधिकार हो गया था। कलिंजर पर प्रश्न पूछता है कई बार कि कलिंजर पर अफगान शासक शेर शाह का अधिकार हुआ था उसकी मृत्यु के पूर्व, उसके मृत्यु के बाद? तो उसके मृत्यु के पूर्व ही अधिकार हो गया था। लेकिन इस युद्ध के दौरान जब वह सैनिकों का निरीक्षण कर रहा था तो एक तोप का गोला फट गया या हथगोला फट गया और उसके कारण शेर शाह सूरी घायल हो गया और उससे मृत्यु हो गई। अब हम शेर शाह की कुछ उपलब्धियां देख लेते हैं जो महत्वपूर्ण उपलब्धियां हैं। जैसा कि मैंने पहले ही बता चुका है, 68 वर्ष की आयु में वह दिल्ली की गद्दी पर बैठा। पहला मुस्लिम शासक था। शेर शाह सूरी 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक के जब शासन का शुरुआत होता है, 1206 से लेकर के कब तक? 1540 तक के बीच में पहला ऐसा मुस्लिम शासक था जिसने हिंदू और मुस्लिम में कोई भेदभाव नहीं किया। ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। पहला मुस्लिम शासक था जिसने हिंदू और मुस्लिमों में कोई भेदभाव नहीं किया। शेर शाह सूरी राज्य के किसानों की दशा सुधारने के लिए और राज्य की आय सुनिश्चित करने के लिए भूमि व्यवस्था में कुछ महत्वपूर्ण सुधार करता है। अब वो सुधार क्या क्या थे? जैसे भूमि के माप हेतु या भूमि के नाप हेतु वह 32 अंकों वाला गज ए सिकंदरी लागू करता है। ध्यान देना है, इसमें कितने अंक थे प्रश्न में पूछ सकता है। गज ए सिकंदरी का संबंध किससे है? तो शेर शाह सूरी से संबंधित है। इसमें कितने मानक थे या कितने स्टैंडर्ड थे या कितने अंक थे? तो इसमें 32 अंक हैं। और दूसरा, जो उसने सन की डंडी का प्रयोग किया था भूमि माप हेतु, इसने कृषक और राज्य के बीच कबूलियत और पट्टा प्रथा की शुरुआत करी थी। उपज का 1/3 भाग भू राजस्व अथवा लगान के रूप में वसूला जाता था। इसने चांदी का रुपया और तांबे का दाम भी चलाया था। जो चांदी का रुपया था वह 178 ग्रेन का था। यह चांदी का रुपया था। यह परीक्षाओं में पूछ सकता है कि यह इसका वजन क्या था, तो 178 ग्रेन का था। और 380 ग्रेन का क्या था? तांबे का दाम था। क्या था? दाम। इस मुद्रा को क्या कहते थे? जो तांबे का मुद्रा था उसको दाम कहते थे। और जो
चांदी की मुद्रा थी उसको रुपया कहते थे। देश में इसने डाक प्रथा का प्रचलन किया। क्या किया? डाक प्रथा का प्रचलन किया। पटना का दुर्ग बनवाया। क्या किया? पटना का दुर्ग बनवाया। और 1541 में इसने बिहार की राजधानी पुनः क्या बनाया? पटना बनाया। 1541 में इसने बिहार की राजधानी पुनः पटना बनाया। इस राजधानी के पुनः निर्माण का जो उल्लेख मिलता है अब्दुल्लाह की पुस्तक तारीखे दाऊदी में मिलता है। यह पूछ सकता है कि पटना को उसने बिहार की राजधानी बनाई, इसका सोर्स क्या है या इसका उल्लेख किस पुस्तक में मिलता है? तो इसका उल्लेख अब्दुल्लाह की तारीखे दाऊदी में मिलता है। अब हम उसके बाद मुगल कालीन बिहार पे आ जाते हैं। शेर शाह सूरी के बाद भी कई शासक हुए सूर्यवंश में, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। अब हम मुगल कालीन बिहार में आ जाते हैं। मुगल कालीन बिहार में जब, चूंकि आप जान रहे हैं कि हम बिहार के दृष्टिकोण से इसका अध्ययन कर रहे हैं, इसलिए हम हुमायूं को छोड़ते हुए सीधे अकबर पर आते हैं। इसके बाद भी हम कई शासकों को छोड़ेंगे, जहांगीर पे आएंगे, उसके बाद हम सीधे औरंगजेब पे आएंगे, कई शासकों को छोड़ेंगे जो जिन्होंने बिहार में कुछ उपलब्धि की, बिहार जिनके हिसाब से महत्वपूर्ण रहा, जिनके काल में महत्वपूर्ण बिहार में काम हुआ, हम कल उनको शामिल कर रहे हैं। तो मुगल कालीन बिहार में, मुगल कालीन बिहार का मतलब यह है कि जब शेर शाह की मृत्यु होती है तो उस समय भी 1574 तक अफगानों का शासन रहा। कब तक? इसके बीच हुमायूं ने भी शासन किया था, ठीक है, थोड़े समय के लिए। तो 1574 तक यहाँ अफगान प्रबल रहे, लेकिन 1574 में अकबर स्वयं बिहार आता है। अकबर क्या करता है? 1574 में अकबर स्वयं बिहार आता है और वहां के शासक दाऊद खां करारानी को पराजित करता है। दाऊद खां करारानी शासक का नाम याद रखिएगा, ये अफगान शासक है, या अफगान सामंत कह लिए, क्षेत्रीय शासक था। अकबर इसे बिहार आकर 1574 में पराजित करता है और राजधानी पटना पर अधिकार करता है, ठीक है। राजधानी पटना पर जब वह अधिकार कर लेता है तो 1580 में, 74 में वह राजधानी पटना पर अधिकार करता है और 1580 में बिहार को मुगल साम्राज्य का प्रांत घोषित करके मान सिंह को बिहार का प्रांतपति या उप सूबेदार नियुक्त करता है। और इस मान सिंह ने बिहार की राजधानी क्या बनाई? रोहतास बनाई। बिहार की राजधानी पटना किसने बनाया था? शेर शाह ने बनाया था। और बिहार की राजधानी रोहतास किसने बनाई? तो मान सिंह ने बनाई। आगे चलते हैं, आगे हम जहांगीर के बारे में थोड़ा देखते हैं जो बिहार से महत्वपूर्ण तथ्य है। जहांगीर 1621 में राजकुमार परवेज को बिहार का प्रांतपति नियुक्त करता है। तिथि याद रखिएगा, 1621 में जब जहांगीर राजकुमार परवेज को प्रांतपति नियुक्त करता है बिहार का, तो इसी समय से प्रांतपति नियुक्त करने के क्रम में केवल राजकुमारों को शामिल किया गया। इसका मतलब यह है कि जैसे जो मान सिंह को प्रांतपति बनाया गया था, यह जोधाबाई के मायके से इसका संबंध था, वह राजकुमार तो था नहीं। लेकिन जब जहांगीर का शासन आता है तो इसने परवेज को प्रांतपति बनाया और इसी समय से सिर्फ राजकुमारों को ही प्रांतपति नियुक्त किया जाता रहा। अब हम औरंगजेब पे आ जाते हैं। 1702 में औरंगजेब का एक पोता था राजकुमार अजीम। राजकुमार अजीम को वह बिहार का सूबेदार बनाता है और कुछ समय बाद राजकुमार अजीम को अजीमुस्सान की उपाधि दी जाती है। किसकी उपाधि? अजीमुस्सान की उपाधि दी जाती है। और राजकुमार अजीम बिहार का पटना का नाम परिवर्तित कर क्या रख देता है? अजीमाबाद रख देता है। अजीमाबाद रख देता है, ठीक है। अजीम को अजीमुस्सान की उपाधि दी जाती है। अजीमुस्सान पटना का नाम परिवर्तित करके क्या रख देता है? अजीमाबाद। फिर बहादुर शाह जफर का शासन बिहार की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। यह अजीमुस्सान को पुनः बिहार का सूबेदार नियुक्त करता है। किसे? अजीमुस्सान को, ठीक है, जिसे औरंगजेब ने नियुक्त किया था। अब फिर फर्रुख सियर के बारे में देख लेते हैं। फर्रुख सियर पहला ऐसा मुस्लिम शासक था जो कि जिसका राज्याभिषेक कहां हुआ था? पटना में हुआ था। जिसका राज्याभिषेक कहां हुआ था? पटना में हुआ था। पहला मुगल शासक जिसका राज्याभिषेक पटना में हुआ। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा, केवल बिहार के दृष्टिकोण से ही नहीं, बाकी सभी परीक्षाओं की भी दृष्टिकोण से।
अब इसी क्रम में हम, चूंकि इतिहास ऐसा विषय है कि हम एक दिशीय नहीं हो सकते, हमें बहुदिशीय देखना पड़ता है, बहुदिशीय देखना पड़ेगा। एक क्षेत्र में देश के किसी भाग में कौन सी घटना हो रही है और देश के दूसरी भाग में कौन सी घटना हो रही है, वो आपस में इंटरलिंक्ड होते हैं। चूंकि औरंगजेब की जब मृत्यु होती है 1707 में, तो उसके बाद जो शासक आता है बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह जफर एकमात्र अंतिम उत्तरवर्ती मुगलों में प्रथम और अंतिम मुगल शासक था जिसने कि मुगल शासकों की स्वतंत्र सत्ता का उपयोग किया। उसके बाद तो जो किंग मेकर्स की भूमिका आ जाती है, जो मजबूत सामंत होते हैं वो मुगल शासकों को अपने नियंत्रण में रखने की कोशिश करते हैं। तो उसी क्रम में कहने का मतलब ये है कि उस समय मुगल शासक कमजोर हो गए थे, मुगल सत्ता कमजोर हो रही थी। उसी क्रम में 1733 तक क्या हुआ कि जो बंगाल के सूबेदार थे, जिनको बाद में नवाब, जिन्होंने स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर ली थी, जिन्हें नवाब कहा जाने लगा बंगाल का, 1733 तक बंगाल के नवाबों ने बिहार, बंगाल और उड़ीसा, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम पढ़ेंगे BBU, बंगाल, बिहार और उड़ीसा का प्रत्यक्ष शासन ग्रहण कर लिया। कब तक? 1733 तक। और इसके बाद ये जो प्रत्यक्ष शासन कब तक चलता रहा? अंग्रेजों के सत्ता ग्रहण करने तक यही स्थिति रही, प्लासी के युद्ध तक यही स्थिति रही। लेकिन अंग्रेजों ने भी जब सत्ता ग्रहण किया तो बिहार के क्षेत्र में प्रशासन हेतु उपनवाब या नायब सूबेदार को नियुक्त किया। इसका रीजन ये था, इसका कारण ये था क्योंकि अंग्रेज अभी भारतीय जो प्रशासन थी उससे बहुत चिर परिचित नहीं हुए थे। वो एक कंपनी के रूप में आए हुए थे, वो व्यापारी थे मूलतः, वो मूलतः राजनीतिज्ञ तो थे नहीं। यहाँ पे अवसर मिला, उन्होंने कुछ नीतियां लाई। इसका हम अध्ययन, विस्तार से अध्ययन भारतीय इतिहास की कक्षा में करेंगे कि किस तरीके से, जैसे प्रश्न पूछा जाता है कि अंग्रेजों का शासन या भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना एक तात्कालिक उसका क्या था, जैसे कि क्या वो पहले से ही एक उसकी रूपरेखा निर्मित हुई थी, या वो तत्काल एक किसी परिस्थितियों का परिणाम था, जैसे कि अंधे के हाथ में बटेर लगना, के क्या ऐसी स्थिति थी कि उन्होंने नहीं तत्काल निश्चय किया कि हम व्यापारिक कंपनी से अब एक राजनीतिक शक्ति भारत में बनेंगे, या पहले से ही उनका निर्धारित था कि नहीं, हमको व्यापार करना है, फिर उसके बाद राजनीति वहाँ पे करनी है, वहाँ की राजनीतिक शक्ति बननी है। ठीक है, तो उसी क्रम में अंग्रेजों ने बिहार में प्रशासन करने के लिए उपनवाब या नायब सूबेदार निश्चित किया। अब हम इसी क्रम में देख लेते हैं बिहार में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। यहां तक हम देख चुके हैं कि नियुक्त किया। इसके बाद हम चूंकि इसी समय में कौन आ रहे हैं, यूरोपीय कंपनियां भी आ रही हैं, तो उनको भी देखना है। मैंने क्या बताया, इंटरलिंक्ड करके देखते चलना है। बिहार में क्या हो रहा है, बंगाल में क्या हो रहा है, दिल्ली में क्या हो रहा है, कौन सी कंपनी कौन सा व्यापार कर रही है, अंग्रेज क्या कर रहे हैं, ये इंटरलिंक्ड करके देखते चलना है। ठीक है, अब जो यूरोपीय कंपनियां हैं, 17वीं शताब्दी में यूरोपीय कंपनियों का बिहार में प्रवेश होता है। यद्यपि कि बिहार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का एक महत्वपूर्ण केंद्र पूर्व मध्यकाल से ही था। हमने अध्ययन किया कि मगध ने जो उड़ीसा पर अधिकार किया, इससे उसका क्या हुआ, यहाँ पे जो कोस्ट लाइन था, उड़ीसा और बंगाल का जो ये कोस्ट लाइन था, उसने उसको क्या दिया, एक मजबूत व्यापार को समृद्ध करने का अवसर प्रदान किया। मगध पर लोग अधिकार करते रहे। मगध के जो शासक थे, इन्होंने अपने इन क्षेत्रों, कोस्ट लाइन वाले क्षेत्रों पर अधिकार करने पे बल दिया, जिससे कि उनका व्यापार बढ़ा। ठीक है, और जब ये मगध में सत्ता कमजोर हो गई तो आसपास के जो ये क्षेत्र थे, यहाँ के भी शासक इस बिहार के इस उर्वर भूमि या इस जो ज्योग्राफी से जो परिपूर्ण ये क्षेत्र था, ज्योग्राफिकल जिसकी एडवांटेज थी, इस यहाँ पे उन्होंने कब्जा करने का प्रयास किया। तो इस क्रम में हम देखते हैं कि 17वीं शताब्दी में ही यूरोपीय कंपनियों का बिहार में प्रवेश हो चुका था। हालांकि यदि हम जैसे कि बात करें, इसके बाद हम देखेंगे कि किस तरीके से आधुनिक बिहार में हम देखेंगे किस तरीके से भारत में आधुनिक काल का माना जाता है कि 18वीं शताब्दी में हुआ। 1857 के प्लासी के बाद जब उन्होंने बंगाल पे नियंत्रण किया, तब उसके बाद माना जाता है कि आधुनिक काल में भारत का प्रवेश होता है। लेकिन यह बिहार के मामले में यह 17वीं शताब्दी का पूर्वार्ध ही मान लिया जाता है कई बार, क्योंकि यहाँ पे पुर्तगाली या डच या ब्रिटिश या डेन आ चुके थे और यहाँ पे व्यापार कर रहे थे और अपने शासन व्यवस्था से धीरे धीरे या अपनी संस्कृति से या अपनी जो उनकी व्यापारिक शैली थी उससे क्या करा रहे थे, परिचित करा रहे थे। तो इसी क्रम में हम ये देख रहे हैं कि बिहार में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। इसमें 4 कंपनियां हैं, पुर्तगाली हैं, डच हैं, ब्रिटिश है, डेन है। यह क्रम पूछ सकता है कि बिहार में जो कंपनियां हैं बिहार में किस क्रम में आई, तो इसका होगा जो कोड होगा PDBD, या यहाँ ब्रिटिश न करके हम कह सकते हैं कि PDE
डी। ठीक है, ये कोड याद रखिएगा, कोड तो अपने आप निमोनिक्स बन जाएंगे। ठीक है, पहली जो कंपनी थी ये पुर्तगाली थी। पुर्तगाली सबसे पहले बिहार में आते हैं और ये 17वीं शताब्दी के आरंभ में ही ये इन्होंने बिहार में अपनी एक क्या कहें उसको, उन्होंने अपने कारखाने स्थापित किए। कारखाने का मतलब ये नहीं था कि निर्माण करने का, कारखाने का मतलब ये था कि उन्होंने अपने भंडार गृह स्थापित किए 17वीं शताब्दी के आरंभ में, सबसे पहले पुर्तगालियों ने। ये यहाँ से व्यापार क्या करते थे? व्यापार ये सूती वस्त्रों का व्यापार करते थे। प्रश्न पूछा जा सकता है नहीं, प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, सूती वस्त्रों का व्यापार करते हैं। इनके साथ विशेष क्या था? विशेष, यहाँ पे हमने एक विशेष का कॉलम बना रखा है। इनके साथ क्या विशेष था? विशेष ये था कि इनका जो मुख्य व्यापार केंद्र था वह बंगाल में हुगली था, और ये हुगली से जल मार्ग से पटना आते थे। और जब ये हुगली से चलते थे तो अपने साथ मसाला लाते थे, चीनी मिट्टी के बर्तन लाते थे। ये इंडोनेशिया के क्षेत्रों से मसाला प्राप्त किया जाता था या दक्षिणी भारत से प्राप्त किया जाता था। और जब ये पटना आते थे तो इसके बदले इसको क्या करते थे? पटना में बेचते थे, सेल करते थे, और पटना से सूती वस्त्र खरीद कर यह पुनः हुगली जाते थे और हुगली से इन वस्त्रों का व्यापार करते थे। अन्य जगहों पे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता था। ठीक है, दूसरी जो कंपनी थी या दूसरे जो लोग थे वो नीदरलैंड थी या डच थे। इन्होंने 1632 में पटना में इन्होंने अपनी कंपनी बनाई या भंडार गृह बनाया। ठीक है, इनका व्यापार क्या रहा? सूती वस्त्रों का व्यापार रहा, अनाज का व्यापार रहा, सोरा का व्यापार रहा। सोरा भी महत्वपूर्ण चीज है, ध्यान रखना है। ठीक है, आगे एक सोरे का जो नोनिया एक विद्रोह होता है, वो सोरे को इकट्ठा करते थे, सोरे को मॉडिफाई करते थे, उसके बाद बेचते थे। तो ये नोनिया विद्रोह हम आधुनिक काल में पढ़ेंगे, जब बिहार में हुए प्रमुख विद्रोह जब हम अध्ययन करेंगे तो नोनिया विद्रोह उस समय देखेंगे, वो सोरा से संबंधित है। ठीक है, अब देखिए ब्रिटिश जो आते हैं वो 1651 में आते हैं। ये भी पटना में अपना भंडार गृह बनाते हैं, अपना कारखाना स्थापित करते हैं, और ये नील और सूती वस्त्र का व्यापार करते हैं। ब्रिटिश जो आते हैं ये क्या करते हैं? नील और सूती वस्त्र का, नील याद रखना है इनके में, सूती वस्त्र तो सभी करते हैं, सूती वस्त्र का चारों करते रहे। अनाज का व्यापार डच करते रहे, सोरा का व्यापार डच करते रहे, नील का व्यापार ब्रिटिशर्स करते थे। ठीक है, ध्यान देना है। अब देखिए इनके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि ये जो ब्रिटिशर्स थे इन्होंने 1620 में ही यहाँ पे कंपनी स्थापित करने का प्रयास किया था, लेकिन वह असफल रहे। अंततः 1651 में उन्होंने पटना में अपनी कंपनी स्थापित करी। इसके बाद डेन आते हैं। डेनों ने, ये जो डेन ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ये 1774 में पटना में इन्होंने अपनी कंपनी स्थापित करी और ये सूती वस्त्र का व्यापार करते थे। अब देखिए ये जो यूरोपीय कंपनी थी, इन्होंने व्यापार के माध्यम से, यूरोपीय कंपनियों के माध्यम से जो बिहार का व्यापार था, ये मध्य एशिया कहाँ कहाँ ये बिहार के वस्तुओं को भेजते थे और कहाँ ये बिहार के वस्तुओं का व्यापार होता था। यूरोपीय कंपनियों के माध्यम से बिहार की जो वस्तुएं थी ये मध्य एशिया में पहुंचती थी, पश्चिमी एशिया में पहुंचती थी, अफ्रीका के तटवर्ती देशों में पहुंचती थी, तटवर्ती अफ्रीकी देशों में पहुंचती थी, और ये यूरोपीय देशों में भी जाती थी। ठीक है, इससे बिहार का व्यापार बढ़ा। यूरोपीय कंपनियों के माध्यम से यहाँ बिहार के सामान जाते थे, वस्तु जाते थे। अब देखिए विभिन्न जो विदेशी यात्री हैं, चूंकि क्वेश्चन इससे भी पूछता है कि ट्रेवेनियन ने क्या कहा, पीटर मुंडी ने क्या कहा, मैनरिक ने क्या कहा बिहार के बारे में। महत्वपूर्ण जो यात्री हैं उनके बारे में ये इन्होंने बिहार के बारे में क्या विवरण दिया है, हम इसका आप देख लेते हैं, चूंकि क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं। तो अब देखिए ट्रेवेनियर जो था ये एक फ्रांसीसी यात्री था। यह कहता है पटना के बारे में ये दो चीज कहता है। पटना तत्कालीन मुगल साम्राज्य का दूसरा सबसे बड़ा शहर था, तत्कालीन मुगल साम्राज्य का दूसरा सबसे बड़ा शहर था, और उत्तरी भारत का पहला बड़ा व्यापारिक केंद्र था। उत्तरी भारत का प्रथम बड़ा व्यापारिक केंद्र, ये किसने कहा है? ट्रेवेनियर ने कहा है। उसके बाद हम मैनरिक की बात कर लेते हैं। मैनरिक जब आता है अपने विवरण में देता है कि तत्कालीन पटना की जो जनसंख्या थी कितनी थी? 2 लाख थी। अब हम जॉन मार्शल और पीटर मुंडी के बारे में देख लेते हैं। जॉन मार्शल और पीटर मुंडी के बारे में देख लेते हैं। वो अपने विवरण में पटना की समृद्धि और वहां के अमीर लोगों की या अमीर वर्ग की विलासितापूर्ण जीवन की चर्चा करते हैं। इसके बाद एक ईरानी यात्री का महत्वपूर्ण है मुल्ला
बहबहानी ये ईरानी यात्री थे, इन्होंने एक ग्रंथ लिखा अपना, मिरात ए अहबल ए जहानामा, मिरात ए अहबल ए जहानामा। इसमें इन्होंने क्या कहा है, पटना को कहा है जय तुल्य हिंद। जय तुल्य हिंद का मतलब होता है भारत का स्वर्ग, भारत का स्वर्ग। भारत का स्वर्ग क्यों न था, क्यों था पटना? क्योंकि पटना का इतिहास, बिहार का इतिहास क्या रहा? बिहार में सबसे पहले वैदिक धर्म का प्रतिरोध कहाँ हुआ? बिहार में हुआ। बुद्ध वहां हुए, वहां महावीर हुए, वहां के लोग कितने तेजस्वी थे, वहां मगध साम्राज्य का उदय हुआ। तो भारत का स्वर्ग कहा किसने? मुल्ला बहबहानी ने, ईरानी यात्री था। इसके बाद हम आगे आते हैं, आधुनिक बिहार की बात करते हैं। अब हम यहाँ जो हमने छोड़ा था कि अंग्रेजों ने जब बिहार पे कब्जा, जब बंगाल पे कब्जा किया, जब इन्होंने भारत के शासन में राजनीतिज्ञ के रूप में हस्तक्षेप किया, तो उन्होंने किस तरीके से भारत में या बिहार में उन्होंने उप सूबेदारों या उप नायबों की नियुक्ति करी। अब वहाँ की कड़ी यहाँ जुड़ेगी। देखिए, आधुनिक बिहार, यदि हम आधुनिक काल की बात करें तो आधुनिक काल का प्रारंभ सामान्यतः माना जाता है कि 18वीं शताब्दी में, 18वीं सदी एडी में आधुनिक काल का प्रारंभ हुआ। लेकिन बिहार में 17वीं सदी में ही, 17वीं सदी के प्रारंभ से ही आरंभ हो गया था यूरोपीय आगमन। ठीक है, तो उससे बिहार काफी प्रभावित रहा। इसलिए बिहार के संदर्भ में हम ये कह सकते हैं, देखिए कोई एक निश्चित तिथि नहीं दी जा सकती, लेकिन जो मानक होते हैं सामान्यतः एक तिथि सहमति, एक तिथि पर सहमति हो जाती है इतिहासकारों पे कि किस, कहाँ से जो सांस्कृतिक परिवर्तन हुए हैं, सामाजिक परिवर्तन हुए हैं, या जो राजनीतिक परिवर्तन हुआ, कहाँ से प्रभावित हो रहे हैं विदेशी संस्कृति के द्वारा या यूरोपीय शासकों के द्वारा, यूरोपीय संस्कृति के द्वारा, उसी के बाद से आधुनिक काल का आरंभ मान लिया जाता है। तो बिहार के संदर्भ में ऐसा 17वीं सदी से हुआ। ठीक है, 17वीं सदी के प्रारंभ से। अब बंगाल के नवाब के बारे में हम देख लेते हैं। चूंकि जब मैं बिहार की बात कर रहा हूं तो बिहार का मतलब क्या है? बिहार जो है बंगाल से जुड़ा हुआ है, बिहार बंगाल से जुड़ा हुआ है। और यह बिहार बंगाल से कब अलग होगा? बिहार बंगाल से अलग होगा 1912 में। अभी जब मैं बिहार की बात कर रहा हूं तो इसका मतलब मैं बंगाल, बिहार और उड़ीसा की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो अलीवर्दी खां जब बंगाल का नवाब था। अब बंगाल का नवाब क्यों कहेंगे? क्योंकि राजधानी जो थी वह मूलतः कोलकाता थी और ये बंगाल में ही रहते थे, इसलिए हम बंगाल का नवाब बोल देते हैं। ठीक है, अलीवर्दी खां, अलीवर्दी खां के बारे में यदि हम देखें तो यह 1732 में बिहार का नवाब बनता है और 1740 में यह बंगाल का, 1732 में यह बिहार का नायब बनता है और 1740 में यह बंगाल का नवाब बनता है। 1750 आता है और 1750 में यह सिराजुद्दौला को अपना उत्तराधिकारी घोषित करता है या मनोनीत करता है। इसी कारण 1756 में सिराजुद्दौला नवाब बनता है। ठीक है, लेकिन अलीवर्दी खां ने एक काम और किया बिहार के संदर्भ में। जब कमजोर मुगल सत्ता थी तो कमजोर मुगल सत्ता के समय में बिहार में जो अफगानों का विद्रोह हो रहा था उसे इसने दबाया, उसे इसने शांत किया। ठीक है, आगे देखते हैं हम। अब प्लासी के युद्ध पर आ जाते हैं। चूंकि हमने देख चुका है सिराजुद्दौला 1756 में नवाब बनता है, तो सिराजुद्दौला के शासनकाल में जो महत्वपूर्ण घटना हुई और प्लासी का युद्ध हुआ। अब देखिए प्लासी का युद्ध कब हुआ? प्लासी के युद्ध का जो डिसीजन आया या जो निर्णय हुआ, या यह 23 जून 1757 को हुआ प्लासी का युद्ध। तिथि याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। अब देखिए इसमें प्लासी के युद्ध के जो घटनाक्रम है, इसका घटनाक्रम क्या हुआ, इस युद्ध के बाद क्या हुआ, इसका परिणाम क्या निकला और अंग्रेजों को इससे क्या लाभ हुआ। सिराजुद्दौला जो था वह अंग्रेजों का जो सेनापति था क्लाइव, उससे पराजित हो गया। क्लाइव से सिराजुद्दौला पराजित हुआ और जब यह पराजित हुआ तो मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया गया, जिसे हम पपेट नवाब भी कहते हैं। पपेट नवाब बनाया गया और यह 1760 तक बंगाल का नवाब रहा। इसका पुत्र था मीर मीरन, मीर जाफर का पुत्र था मीर मीरन, और मीर मीरन को बिहार का नायब बनाया गया। लेकिन वास्तविक सत्ता बिहार के नायब के रूप में वास्तविक सत्ता किसके हाथों में रही? राजा राजनारायण जी के हाथों में रही, राजा राजनारायण जी के हाथों में रही। अब देखिए इस प्लासी युद्ध का लाभ क्या हुआ अंग्रेजों को? अब देखिए हम ये कह सकते हैं कि चूंकि सत्ता में परिवर्तन हुआ, ये हुआ, उसके बाद जो वास्तविक सत्ता राजा राजनारायण के हाथों में रही, जो कि अंग्रेजों के आदमी थे या अंग्रेजों से उनका संबंध अच्छा था।
लेकिन एक लाभ और हुआ, एक नया मतलब एक बड़ा तथ्य ये है कि अंग्रेज बंगाल में अस्थायी रूप से सबसे बड़ी शक्ति बन गए। प्लासी के युद्ध के द्वारा अंग्रेज जो थे वह बंगाल में अस्थायी रूप से सबसे बड़ी शक्ति बन गए। ठीक है, आगे देखते हैं हम। अब प्लासी युद्ध के पृष्ठभूमि में क्या चल रहा था, दिल्ली में क्या चल रहा है। प्लासी युद्ध बंगाल में हो रहा है, लेकिन दिल्ली में क्या चल रहा था, इंटरलिंक करके पढ़िए। इंटरलिंक करके पढ़ने पर कोई भी फैक्ट, कोई भी घटनाक्रम कालानुक्रम से हम एक दूसरे को सीखते चले जाते हैं और वह हमें याद रहता है लंबे समय तक। प्लासी के युद्ध की पृष्ठभूमि में जो बिहार में नवाब की और अंग्रेजों की पकड़ कमजोर समझा। कौन सा कमजोर समझा? मुगल शासक अली गौहर। मुगल शासक अली गौहर यह सोचा कि प्लासी के युद्ध हो रहा है, उस समय अभी जो नवाब और अंग्रेज उसमें संघर्षरत हैं या उससे अभी प्रभावित है, तो उसने क्या किया, बिहार पर आक्रमण कर दिया। किसने? अली गौहर ने बिहार पर आक्रमण कर दिया, लेकिन वह क्या रहा? असफल रहा। अब देखिए, हमने प्लासी देख लिया। प्लासी से क्या हुआ? बंगाल में अंग्रेज अस्थायी रूप से सबसे बड़ी शक्ति बने। अब हम देखते हैं बक्सर का युद्ध देखते हैं। बक्सर का युद्ध के कुछ कारण थे, कई कारण थे, लेकिन मुख्य दो कारण थे। पहला कि स्वतंत्र होने के उद्देश्य से इस समय कौन यहाँ पे शासक था? मीर कासिम था। मीर कासिम था। तो मीर कासिम स्वतंत्र होने के उद्देश्य से राजधानी कलकत्ता से मुंगेर स्थानांतरित कर लिया। ठीक है, मीर कासिम के द्वारा क्या हुआ, ये जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, BEIC जो थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को जो व्यापारिक विशेषाधिकार दिए गए थे, अंग्रेज व्यापार में उसका दुरुपयोग कर रहे थे, इसका उसने विरोध किया। तो ये उसके दो मुख्य कारण हैं, इसके साथ और कारण भी थे। अब देखिए, जब विरोध किया तो इन्होंने उसे डराया और वह कहाँ भाग जाता है? अवध में भाग जाता है। ठीक है, अवध में भाग जाता है। अब देखिए, ये हम इसको समझ सकते हैं, इस फ्लो चार्ट के माध्यम से आसानी से समझ में आएगी। देखिए, बक्सर युद्ध है। बक्सर युद्ध का प्रारंभ कब हुआ था? 1763 में प्रारंभ हुआ था। बक्सर युद्ध का प्रारंभ 1763 में हुआ था। छिटपुट घटनाएं हो रही थी। ठीक है, इसका अंतिम निर्णय कब आया? इसका अंतिम निर्णय आया 22 अक्टूबर 1764 को। कब आया? जब त्रिगुट पराजित हुआ। त्रिगुट का मतलब क्या है? जब ये मीर कासिम, देखिए यहां पे हमने लिखा है त्रिगुट। मीर कासिम जब भागकर, अंग्रेजों से डरकर भागकर यह अवध पहुंचता है, तो अवध में नवाब कौन रहता है? सुजाउद्दौला रहता है। और सुजाउद्दौला के यहाँ पहले से ही बादशाह शाह आलम उपस्थित रहता है, मुगल बादशाह शाह आलम उपस्थित रहता है। और मीर कासिम कहाँ से आ जाता है? बंगाल से आ जाता है। ये दोनों अवध में शरणस्थ थे, अवध में ही थे। ठीक है, ये दोनों अवध में शरणस्थ थे सुजाउद्दौला का। तो ये मीर कासिम, शाह आलम द्वितीय और सुजाउद्दौला ये एक गुट का निर्माण करते हैं, जिन्हें हम त्रिगुट कहते हैं। ठीक है, ये त्रिगुट हो गया। एक तरफ त्रिगुट हो गया बक्सर युद्ध में, दूसरी तरफ हेक्टर मुनरो था। दूसरी तरफ अंग्रेज सेनापति कौन था? हेक्टर मुनरो था। ठीक है, हेक्टर मुनरो इस त्रिगुट को पराजित करता है 22 अक्टूबर 1764 को। और जो ये हेक्टर मुनरो विजय करता है, तो इस विजय ने 183 वर्षों तक भारत में अंग्रेजों के शासन करने का मार्ग खोल दिया। क्यों खोल दिया? क्योंकि पहले वो बंगाल में शक्ति अर्जित कर चुके थे। बंगाल का सारा धन संपदा उनके पास था, सबसे बड़ी स्थायी। बिहार का क्षेत्र था, बिहार भी व्यापारिक रूप से महत्वपूर्ण था। ठीक है, उड़ीसा भी उसमें, चूंकि जब मैं बंगाल, बिहार या उड़ीसा की बात करूं तो ये तीनों एक साथ है, उड़ीसा भी उसमें शामिल था। तो ये कोस्ट लाइन था, ये जो कोस्ट लाइन था बंगाल की खाड़ी से लेकर ये उड़ीसा तक का कोस्ट लाइन था। साउथ में तो वो पहले से ही थे छिटपुट रूप में। ठीक है, तो ये कोस्ट लाइन का उनको बहुत बड़ा लाभ मिला। और भी यह प्राकृतिक रूप से ये बहुत संसाधन वाला क्षेत्र था, यहाँ पे लोहे की उपस्थिति थी, उर्वर भूमि थी, तमाम कारण रहे। ठीक है, जिससे वो प्रभावित हो, वो बहुत ये मेंस में ऐसा क्वेश्चन आता है कि आखिर कैसे, एक तो पानीपत के बारे में आता है, एक आता है बक्सर के युद्ध में किस तरीके से अंग्रेजों के लिए निर्णायक रहा। तो कभी उस पर चर्चा किया जाएगा, यहाँ केवल बिहार के संदर्भ में। ठीक है, ये हमें बस जानना है कि जो बक्सर का युद्ध इतना महत्वपूर्ण रहा अंग्रेजों के लिए कि इस युद्ध के विजय ने भारत में अंग्रेजों को 183 वर्षों तक शासन करने का मार्ग खोल दिया। इस विजय के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी रॉबर्ट क्लाइव को बुलाती है। रॉबर्ट क्लाइव
1765 में इलाहाबाद की 2 संधियां करता है और 1765 में इलाहाबाद की संधि के द्वारा ही आधिकारिक रूप से ये बक्सर का युद्ध समाप्त होता है। बक्सर का युद्ध का जो अंतिम परिणाम आया था यह 22 अक्टूबर 1764 को आया था, लेकिन आधिकारिक रूप से 1765 में इलाहाबाद की संधि के द्वारा समाप्त होता है। अब हम देख लेते हैं रॉबर्ट क्लाइव देख लेते हैं और उससे संबंधित ये इलाहाबाद की संधि देख लेते हैं। बक्सर का युद्ध किसने जीता था? हेक्टर मनरो ने जीता था, लेकिन संधि किसने किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। रॉबर्ट क्लाइव इलाहाबाद की 2 संधि करता है। पहला संधि करता है मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के साथ और दूसरी संधि करता है शुजाउद्दौला जो कि अवध का नवाब था। अब इनके साथ क्या चर्चा हुआ, क्या उनका आदान प्रदान हुआ, क्या शर्तें थी? देखिए, जो ये शाह आलम के साथ करता है, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के साथ करता है, ये 12 अगस्त 1765 को ये संधि होती है। इसमें यह निर्धारित किया जाता है कि जो शाह आलम है वह अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा BBU बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी देगा। दीवानी का मतलब क्या हुआ? लगान वसूल करने का अधिकार देगा या राजस्व वसूल करने का अधिकार देगा। ठीक है, शाह आलम अंग्रेजों को ये देगा। अंग्रेज शाह आलम को क्या देंगे? अंग्रेज शाह आलम को इस लगान वसूली या दीवानी के अधिकार के बदले 26 लाख रुपए का वार्षिक पेंशन देंगे। ठीक है, अब देखिए दूसरा जो शर्त रहा वह यह रहा कि शाह आलम द्वितीय बिहार, बंगाल और उड़ीसा प्रांतों के निजामत हेतु, निजामत की जब बात आती है तो निजामत की बात क्या होती है? निजामत में सैन्य, रक्षा, पुलिस और न्याय प्रशासन। निजामत की जब बात होती है, जब निजामत की बात की जाएगी तो उसमें क्या क्या शामिल होगा? सैन्य, रक्षा, पुलिस और न्याय प्रशासन शामिल हो। उसके लिए अंग्रेजों को 53 लाख रुपए देगा। अब शुजाउद्दौला से, शाह आलम से हमने देख लिया संधि, इलाहाबाद की प्रथम संधि। अब शुजाउद्दौला से हम संधि देख लेते हैं। शुजाउद्दौला से जो अंग्रेजों की या जो क्लाइव की दूसरी इलाहाबाद की संधि होती है, उसमें यह निर्धारित किया जाता है कि जो शुजाउद्दौला है वह अंग्रेजों को 50 लाख रुपए युद्ध क्षतिपूर्ति के रूप में देगा और उसके बाद उसी संधि में यह निर्धारित की जाती है कि मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को शुजाउद्दौला अवध के अधीनस्थ या अवध के क्षेत्र में शामिल इलाहाबाद और काड़ा सौंप देगा। दूसरा जो उसमें शामिल किया जाता था, दूसरा शर्त यह था कि जो बनारस की जमींदारी है वह राजा बलवंत सिंह को सौंप देगा। ये राजा बलवंत सिंह वही है जो बनारस में बनारस में एक राजवंश की स्थापना करते हैं। ये मूलतः भूमिहार ब्राह्मण लोग थे और अपनी राजधानी ये रामनगर में स्थापित करते हैं। ठीक है, ये वही राजा बलवंत सिंह हैं। अब देखिए उनको जो दीवानी का अधिकार मिला, किससे मिला दीवानी का अधिकार? शाह आलम द्वितीय से जो दीवानी का अधिकार मिला अंग्रेजों को, उसके द्वारा इन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बिहार में प्रशासन चलाने हेतु एक तो उप प्रांतपति का पद सृजित किया या नायब सूबेदार का पद सृजित किया, नायब नवाब का पद सृजित किया। ये देखिए वहां पे जो हमने फैक्ट पढ़ा था ये यहाँ से अब मेल करा, उसके बीच की ये घटनाएं हैं। ठीक है, और दूसरा उसने क्या किया? अंग्रेज निरीक्षकों को नियुक्त किया। दीवानी अधिकार तो उनको मिल गया, कब मिले? 1765 में। लेकिन जो फौजदारी प्रशासन था वह उनको कब मिला था? 1790 में ब्रिटिशों ने हस्तगत किया था। अब देखिए जो ये उप प्रांतपति के पद हो गए या अंग्रेज निरीक्षकों की नियुक्ति हुई, इन्होंने क्या किया? अत्यधिक कठोरता से अंग्रेजों के लिए इन्होंने क्या किया? लगान वसूला। अत्यधिक कठोरता से अंग्रेजों के लिए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए इन्होंने लगान वसूला, जिससे किसानों या जो मजदूर थे उनकी स्थिति बहुत दयनीय बन गई। जो छोटे किसान थे उनकी स्थिति बहुत ही दयनीय बन गई। इसी क्रम में 1770 का वर्ष आता है और 1770 में क्या पड़ता है? बिहार और बंगाल में भीषण अकाल पड़ता है। भीषण अकाल पड़ता है 1770 में बिहार और बंगाल में। और उसी वर्ष 1770 में ही रेवेन्यू काउंसिल ऑफ पटना या लगान परिषद का गठन किया जाता है। लगान पर प्रश्न पूछ सकता है कि रेवेन्यू काउंसिल ऑफ पटना या लगान परिषद का गठन किया गया तो एक वर्ष 3 ऑप्शन दिए रहे होंगे, जिसमें से 4 ऑप्शन दिए रहे होंगे, जिसमें से एक होगा 1770। तो 1770 में क्या किया गया? रेवेन्यू काउंसिल ऑफ पटना का
गठन किया गया या लगान परिषद का गठन किया गया। इस रेवेन्यू काउंसिल ऑफ पटना के जो प्रथम अध्यक्ष थे यह जॉर्ज वेसिटार्ट थे, जो 1770 से 1773 तक इसके अध्यक्ष रहे हैं, और जो अंतिम अध्यक्ष थे वह इवान लॉ थे, जो 1777 से 1780 तक इसके अध्यक्ष रहे। अब 1781 में 1770 में यह बना और 1781 में इसको समाप्त कर दिया गया, और इसके स्थान पे रेवेन्यू चीफ ऑफ बिहार, ठीक है, रेवेन्यू चीफ ऑफ बिहार आरसीबी का गठन किया गया, पद सृजित किया गया। और जो पहले रेवेन्यू चीफ थे वो विलियम मैक्सवेल थे। कौन थे? विलियम मैक्सवेल थे, ठीक है। 1783 में बिहार में पुनः अकाल पड़ता है। 1770 में पड़ा था, ठीक है। 1783 में फिर बंगाल में अकाल पड़ता है। तो चूंकि बंगाल में अकाल जब पड़ा तो उस समय जॉन सोर के नेतृत्व में एक समिति गठित करी गई, या यह कह सकते हैं कि जॉन सोर को बिहार में अकाल के कारण और उसकी प्रकृति की जांच हेतु नियुक्त किया गया। बिहार में अकाल के कारण और उसकी प्रकृति की जांच हेतु नियुक्त किया गया। अपने जांच में जॉन सोर ने बताया कि एक अन्नागार का निर्माण किया जाए जिससे कि अकाल के समय निजात पाया जा सके। और इसी सुझाव के क्रम में 1784 में पटना में गोलघर का निर्माण किया गया। प्रश्न पूछ सकता है कि गोलघर का निर्माण क्यों किया गया? तो यह अन्नागार के रूप में अनाज के संग्रहण के लिए किया गया, ताकि अकाल के समय में इससे निजात पाया जा सके, अकालों से निजात पाया जा सके या भूखमरी से निजात पाया जा सके। कब किया गया? 1784 में किया गया। किसकी सिफारिश पर किया गया? जॉन सोर की सिफारिश पे किया गया। पटना में किया गया, जैसा कि हम देखें। आज ये मध्यकालीन बिहार खत्म करके हम आधुनिक बिहार में प्रवेश कर चुके हैं। कल निश्चित तौर पे हम बिहार के महत्वपूर्ण विद्रोहों का अध्ययन करेंगे। उसके बाद हम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान बिहार में जो महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं हुई और ऐतिहासिक व्यक्तित्व हुए, हम उनका अध्ययन करेंगे। आपको यह सीरीज कैसा लग रहा है? आपको किस प्रकार से आपके अध्ययन में यह लाभकारी सिद्ध हो रहा है? आप कमेंट बॉक्स में अपना रिस्पॉन्स दें। हम निश्चित तौर पर आपकी रिस्पॉन्स को प्रतिक्रिया देंगे उस पर। आप पढ़ाई करते रहिए, परीक्षा निकट है। इसके जस्ट बाद हम जो ये बीपीएससी का ये जो बिहार स्पेशल श्रृंखला चल रहा है, इसके जस्ट बाद हम बिहार बजट लेकर आएंगे, और बिहार बजट के बाद हम बिहार से संबंधित और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय समसामयिक घटनाओं का अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।